यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं सब के लिए, कैसे हैं सब लोग? बेटे ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 1 जो हमारा जनरल पेपर है उसकी एक यूनिट, बोले तो यूनिट नंबर 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। ये यूनिट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए कि हमारी लाइफ ही चेंज कर देगी। सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा क्या है जो हमारे जीवन चेंज हो जाएगा? जीवन इसलिए चेंज हो जाएगा क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे 5, जिनकी वेटेज है 10 नंबर की, अगर ये 10 नंबर आपके सही हो गए तो आपका एग्जाम जो है वो क्लियर करवा सकते हैं। और ये फ्री के मार्क्स हैं। सर फ्री का मतलब इतनी इजी यूनिट है, कुछ एक मिस्टेक है, अगर आप उन मिस्टेक को छोड़ दो, अगर आप थोड़े से डिसिप्लिन हो जाओ, और वो जो मिस्टेक जो आपको मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, किस तरीके का क्वेश्चन, पीवाईक्यू भी करवाऊंगा आपको। अगर वो मिस्टेक आप एग्जाम के अंदर ना करें, आपके 10 के 10 नंबर जो है वो पक्के हो जाएंगे। बिल्कुल, मतलब ये 5 क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो पक्के हैं। अब आपको एक खास बात बताऊं मैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से सिर्फ 5 क्वेश्चन नहीं आते हैं। कॉमर्स और मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, इनमें भी आती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और टोटल मिला के आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। 5 तो आएंगे पेपर नंबर 1 में, और पेपर नंबर 2 कॉमर्स में भी और मैनेजमेंट में भी 2 पैराग्राफ आते हैं, 2 पैराग्राफ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अप्रोच एक ही है, उसी अप्रोच को आप फॉलो करें पेपर 1 में भी एज वेल एज पेपर नंबर 2 में भी। मैं बोलता हूं कि ये इसका एक भी क्वेश्चन अगर गलत हो जाए आप मुझे बोल देना, आपको मैं इतना डेप्थ के अंदर बता दूंगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग क्या होता है, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन जो आएंगे उनको अटेम्प्ट कैसे करना होता है, किस तरीके से पैराग्राफ को पढ़ना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या मिस्टेक हमको नहीं करनी, क्या क्या चीजें हमको करनी है, वो सब हम आज के इस क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। एक वीडियो जो आज हम ये कर रहे हैं ये आप लगा के चले जाना, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस कर लेना। मैं कहता हूं उसके बाद कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये एक मेरा वीडियो आप लगा लीजिए। ये वीडियो लगाएंगे, पूरा का पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका एकदम टिप्स के ऊपर हो जाएगा। ठीक है ना जी सर। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक का नाम जो है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखो मेरी बात समझो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अगर आप हिंदी में देखेंगे ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब पता है क्या होता है? समझ बूझकर पढ़ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो बेसिक मीनिंग है ना वो होता है समझ बूझकर पढ़ना। अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? कॉम्प्रिहेंशन कुछ नहीं सर, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब कॉम्प्रिहेंड करना, कॉम्प्रिहेंड का मतलब समझना। कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली एक एबिलिटी होती है, एक पर्सन के अंदर अगर एक एबिलिटी है कि वो चीजों को अंडरस्टैंड कर सकता है तो हम बोलते हैं कि उसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी है। कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली जो है वो क्या होता है? एक एबिलिटी। देखो एक बात समझिएगा, अपना जो जनरल पेपर है, आपका नेट का पेपर हो रहा है, ठीक है, यूजीसी वाले आपको अगर कॉलेज लेक्चरर के लिए एलिजिबल करना चाहते हैं तो वो ये चाहते हैं कि आपके अंदर नेसेसरी एबिलिटीज होनी चाहिए, आपके अंदर क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ठीक है, आपने मास्टर डिग्री कर लिया वो तो ठीक है, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो गया। उसके अलावा कुछ मेंटल क्वालिफिकेशन भी आपके अंदर होनी चाहिए, जैसे आपको पढ़ाना आना चाहिए तो उसके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड है। ठीक है, टीचिंग करने की कैपेबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड। आपने कुछ रिसर्च की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए तो उसके लिए रिसर्च एप्टीट्यूड है। और साथ में आपके अंदर एक जर्नल एबिलिटी भी होनी चाहिए कि आप चीजों को देख के उनको समझ जाएं, उसके लिए आया है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो सब्जेक्ट है जो आपके यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया, ये जो पेपर नंबर 1 के अंदर जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्पेशल डाला गया, इसके पीछे का लॉजिक मालूम क्या है? कि आपकी एक जनरल एबिलिटी, आपकी जो बेसिक कॉम्प्रिहेंशन की जो एबिलिटी है उसको क्या करना? इंक्रीज करना। मतलब चीजों को समझने की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको क्या करना? बढ़ाना। कॉम्प्रिहेंशन मैंने यहां पे मीनिंग लिखा है, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? बेसिक मीनिंग जो है कॉम्प्रिहेंशन का वो क्या है? इज द एबिलिटी। कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली क्या होती है? एबिलिटी होती है। क्या करने की? टू अंडरस्टैंड समथिंग। किसी चीज को समझने की जो एबिलिटी है, जो क्षमता होती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंड करना, कॉम्प्रिहेंड करना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? कॉम्प्रिहेंशन। और अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इकट्ठा कर पढ़ते हो तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये होता है समझ बूझकर पढ़ना, मतलब समझ कर चीजों को पढ़ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग पढ़ना, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मतलब एबिलिटी के साथ कि हम चीजों को क्या कर पाए? अंडरस्टैंड कर पाए। यहां पे यही तो होगा, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ में कुछ बातें बोली जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कुछ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब मालूम क्या है? एक केस स्टडी है, एक केस आपको दिया, ये बता दिया कि ऐसे ऐसे ये बातें हुई हैं, फिर आपसे उस केस से रिलेटेड कुछ बातें पूछी जिसके अंदर आपको अपना माइंड नहीं लगाना। जब कभी भी आप पेपर नंबर 1 का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, आपको अपना जो पर्सपेक्टिव है आपको उसको यूज नहीं करना, आप बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होकर काम करेंगे, सब्जेक्टिव नहीं होना आपको। इसका मतलब अपना माइंड, आपको क्या लगता है उसको यूज नहीं करना। जो कॉम्प्रिहेंशन में दिया गया, जो पैराग्राफ में दिया गया, सिर्फ उसको, वो जो फैक्ट है उनको समझना है। समझ में आ गया? बोलो
बोलो, आपको करना क्या है यहां पे, आपको जो है वो क्या, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको समझना है, उसको समझ के उस पैराग्राफ से रिलेटेड 5 क्वेश्चन होंगे, उनको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। इतना सा काम करना है। तो जरूरी क्या है, समझना। क्या समझना, पैराग्राफ। और क्या समझना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर पैराग्राफ समझ में आ गया, ये पूरा पिटारा है जहां पे सभी सॉल्यूशन दे रखे हैं और इधर क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर ये पैराग्राफ पिटारा समझ में आ गया, मुझे जो बल्क में मेरे को इंफॉर्मेशन दे रही है वो समझ में आ गई, और जो मुझसे पूछ रहे हैं वो मुझे पता है क्या पूछ रहे हैं, तो मैं इजीली कर लूंगा ना। अगर मान लो एक बहुत बड़ा बॉक्स है, उसमें रेड कलर की, ब्लैक कलर की, ब्लू कलर की बहुत सारी बॉल्स हैं, ठीक है, और अगर क्वेश्चन में यह पूछा गया कि बताओ रेड बॉल कितनी है, तो अगर मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि रेड बॉल कितनी है, तो मेरा तो काम चल गया। क्योंकि ये एक बॉक्स है, मान लो इसमें 5 रेड बॉल है और मुझे पता है, मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि इसमें 5 बॉल हैं रेड कलर की, तो मेरा तो काम चल गया ना। समझ में आएगा। तो बेसिकली पेपर नंबर 1 के अंदर जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो सब्जेक्ट है, इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे का मेन एम ये है कि बच्चों के अंदर जो है जनरल जो एबिलिटी है चीजों को अंडरस्टैंड करने की, उनको क्या करना, इंक्रीज करना। बेसिकली अगर मैं बात करूं निकोल का, ध्यान देना, निकोल मैकियावेली, इन्होंने जो है वो ह्यूमन जो माइंड है उसके बारे में 3 बात बोली। बोले 3 तरह के लोग होते हैं। बेसिकली जो बुद्धि है ना, जो इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्ट की 3 क्लास है, मतलब 3 तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे, या लोगों की 3 क्लासेस इन्होंने जो है वो क्या क्या डिवाइड किया। बोले एक वो लोग होते हैं जो चीजें अपने आप समझ लेते हैं, एक वो लोग होते हैं जो चीजें अपने आप समझ लेते हैं, एक वो है जिनको समझानी पड़ती है और वो समझ के चीजें समझ लेते हैं। एक तो ऐसे लोग हैं जो भाई मास्टरमाइंड है यार, उनको समझाने की जरूरत नहीं है, उनके आगे कोई सिचुएशन क्रिएट हुई उनको समझ में आ गया अपने आप ही, उनको बताने की जरूरत नहीं है, एक्सीलेंट लेवल के लोग। एक होते हैं जिनको बताना पड़ता है कि यार ऐसे ऐसे हुआ है, फिर वो उसको ग्रैब कर लेते हैं, वो समझ लेते हैं हाँ ऐसा हुआ बट ठीक है, वो भी बढ़िया लोग हैं। और एक होते हैं जो ना तो खुद से समझ पाते, और दूसरा उनको अगर कोई समझाना चाहे तो भी नहीं समझ पाते, तो वो पुअर लेवल के लोग होते हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, आपके अंदर एक एबिलिटी को क्या करना, आप जो इंटेलेक्ट है आपका उसको क्या करना, बिल्ड करना, ताकि आप चीजों को अपने आप ही देख के खुद से जो है वो क्या कर पाए, सीख पाए, ताकि आप एक्सीलेंट लोगों की कैटेगरी के अंदर आ पाए। समझ में? यहां पे मैंने कुछ लिखा, देखो, बोलते बिकॉज देयर आर 3 क्लासेस ऑफ इंटेलेक्ट, बोलता 3 लेवल है, 3 क्लास है किसके, बुद्धि के 3 वर्ग है, ठीक है। एक तो वो है विच कॉम्प्रीहेंड बाय इटसेल्फ, एक वो है जो अपने आप से सीख लेते हैं, विच कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या होता है, समझना। तो एक तो ऐसे लोग हैं जो अपने आप से सीख लेते हैं, अपने आप से समझ लेते हैं। दूसरे अनदर विच एप्रिशिएट व्हाट अदर कॉम्प्रीहेंड, दूसरे वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो पहले वालों ने सीखा उसको एप्रिशिएट करते हैं, बोले तो उनसे सीखते हैं। और तीसरे ऐसे होते हैं विच नीदर कॉम्प्रीहेंड, जो ना तो खुद से समझते, विच नीदर कॉम्प्रीहेंड बाय इटसेल्फ, और दूसरा नोर, और ना ही बाय शोइंग ऑफ अदर, और ना ही दूसरों से सीखते। तो यहां पे जो पहले लोग हैं ना, जो अपने आप से सीख जाते हैं, जिनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो है एक्सीलेंट, वो मोस्ट एक्सीलेंट लोग होते हैं। जो दूसरे जिनको सिखाने की जरूरत पड़ती है वो होते हैं गुड, सिखा के सीख जाते हैं। और तीसरे जो ना तो खुद से सीखते और जो सिखाने के बाद भी नहीं सीखते, वो है आपके यूजलेस लेवल के लोग, ठीक है। इसलिए यहां पे निकोल मैकियावेली ने जो है वो क्या बोला कि बुद्धि के बेसिकली 3 वर्ग है, ठीक है ना। एक वो जो खुद से समझते हैं, दूसरे जो समझते हैं, जो दूसरों ने जो मतलब पहले वालों ने जो सीखा उसको देख के वो समझ जाएंगे, उनकी सराहना करते हैं। और तीसरे वो हैं जो न तो खुद से समझ पाते और न ही दूसरे समझते हैं। तो ऐसे के लोग कैसे होते हैं, यूजलेस। हम क्या चाहते हैं पता है, हम आपकी एबिलिटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं कि आप इस कैटेगरी में आए, कि आपको समझाने की जरूरत ना पड़े, जैसे सिचुएशन आपके सामने कोई क्रिएट हुई है आप इजीली जो है उसको क्या कर पाए, कॉम्प्रीहेंड कर पाए। जब आप पढ़ाने जाओगे बहुत बार ऐसा होगा कि आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएंगी, अब वहां पे आपका जो माइंड है वो क्या बोलता है, आप कैसे डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो चीज यहां पे जो है वो क्या करेगी, काम करेगी। उसी एबिलिटी को जो है वो क्या करना है, इंक्रीज करना है। खैर वो तो बहुत बात की बात है, पहले उससे पहले अपने को क्या करना है, हमको हमारा पेपर जो है वो क्वालिफाई करना है, जेआरएफ लेके आना। और जेआरएफ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेपर को पास करना पड़ेगा, बढ़िया मार्क्स लाने पड़ेंगे। और बढ़िया मार्क्स अगर लेने हैं तो उसके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पांचों क्वेश्चन आपके क्या होने चाहिए, सही होना चाहिए। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पांचों क्वेश्चन सही करने हैं, उसके लिए मेरा वीडियो देखो एक बार ये वाला, इसके अंदर सारी की सारी चीजें हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर के ओवरव्यू की अगर बात करते हैं, देखो पहले यहां पे थोड़ी सी जो है वो प्रस्तावना मैंने करी है। क्या, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंक्लूड ए पैसेज। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर बेसिकली क्या आएगा, एक पैसेज आएगा, ठीक है। एक पैराग्राफ आपको जो है दिया जाएगा, लगभग कोई 12-13 लाइन का पैराग्राफ होगा, ठीक है, या 15 लाइन का पैराग्राफ होगा, ठीक है। फॉलोड बाय ए फ्यू क्वेश्चन, और उसके बाद में क्या होंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे। कैंडिडेट से पूछा जाएगा, कैंडिडेट हैव टू आंसर क्वेश्चन ऑन द बेस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज। आपसे पूछा जाएगा जो इंफॉर्मेशन आपको पैसेज में दे रखी है उसके बेस पर क्वेश्चन को क्या करो, सोल्व करो। एंड नोट ऑन द बेस ऑफ देयर प्रायर नॉलेज। खास बात,
जब आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपको पैराग्राफ के जो फैक्ट हैं उनको ध्यान में रखना है। अगर पैराग्राफ में लिखा कि हिंदुस्तान 1953 में आजाद हुआ तो आपको 1953 मानना है भाई, अपना दिमाग मत लगाना कि नहीं 47 में आजादी मिल गई थी। नहीं, यह बात खास है जो आपको याद करनी है। वेन एवर यू सोल्व दी, जब भी आप जो है वो क्या करें, आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, तो आपकी जो प्रायर नॉलेज है आपको उसको यूज नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन जो एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है वहां पे आप अपनी प्रायर नॉलेज को यूज करोगे, लेकिन जनरली आपको अपनी कोई भी प्रायर नॉलेज को जो है वो यूज नहीं करना। जो फैक्ट आपको पैराग्राफ में दे रखे उनके बेस पे ही आपको जो है वो क्या करने, आंसर करने हैं। तो क्या बोलता है देखो, कैंडिडेट हैव टू आंसर, कैंडिडेट को आंसर करना पड़ेगा ऑन द बेस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज एंड नोट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रायर नॉलेज। यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर एक सेट मिलेगा 5 से 6 क्वेश्चन का जो पूछा जाएगा कॉम्प्रिहेंशन में। दीज आर इजी टू आंसर, इनको समझना, इनको आंसर करना बहुत ही इजी है, बट एस्पिरेंट हैव टू प्रैक्टिस पैसेज, लेकिन आपको पहले उससे क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सो एज ताकि आप इनको बहुत चुटकियों के अंदर जो आंसर कर पाए। ये जो चैप्टर है इसके अंदर हमने कवर किया बेसिक, पहले तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, दूसरा अप्रोच हमने यहां पे कवर करी है कि किस तरीके से आपको जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करना है, और तीसरा कौन कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक है जो एस्पिरेंट्स करते हैं। उन तीनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जब आपको तीनों चीज पता चल जाएगी, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, दूसरा जो बाकी लोग मिस्टेक करते हैं अगर आपको पहले पता चल गई तो इसका मतलब आप वो मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो आपका क्वेश्चन तो सही होने ही होने हैं। These are followed by the tips for finding answer which will help in saving the time of aspirants। ये जो चैप्टर है इसके अंदर हमने पैसेज भी जो है इंक्लूड किया प्रीवियस ईयर के, उनको भी हम लोग जो है वो कवर करेंगे। ठीक है जी, चलो और स्ट्रेटजी भी समझेंगे। आओ, सिलेबस के अंदर जो है वो दे रखा है आपको, ए पैसेज ऑफ टेक्स्ट विल बी गिवन। आपको जो है वो क्या होगा, लगभग कोई 15 से 20 लाइन का या मतलब 12 से 15 लाइन का एक पैसेज जो है वो दिया जाएगा। फिर उसके बाद में जो है वो कुछ क्वेश्चन होंगे और उन क्वेश्चन को आपको जो है वो सोल्व करना है, क्या करके, पैसेज को समझ करके। चलो शुरुआत करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब जो क्या होता है, पहले एक थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीज को समझने की जो एबिलिटी है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉम्प्रिहेंशन। सो क्वेश्चन बेस्ड ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये टेस्ट करेंगे आपकी एबिलिटी को, एक कैंडिडेट की एबिलिटी को टू अंडरस्टैंड द गिवन पैसेज, कि क्या आपको पैसेज समझ में आता है या नहीं आता, ये आपकी एबिलिटी चेक की जाएगी। ठीक है, एंड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग फॉलोइंग द पैसेज। इट बेसिकली एग्जामिन द एबिलिटी टू रीड बिटवीन द लाइन। द क्वेश्चन जो आस्क किया जाएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से जनरली रिवॉल्व अराउंड द फॉलोइंग। जनरली जो क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, जो भी आपको पैसेज दिया गया उसके सब्जेक्ट के बारे में पूछ लेगा। मेन आइडिया क्या है पैसेज का, बेसिकली पैसेज आपको क्या आइडिया देना चाहता है या क्या वो निष्कर्ष निकालना चाहता है वो पूछ लेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा। ठीक है, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, लॉजिकल स्ट्रक्चर क्वेश्चन भी होंगे, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, क्वेश्चन इन्वॉल्विंग पैराफ्रेजिंग भी आते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑथर टोन भी आते हैं, एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ये सब जो है वो पूछे जाते हैं। एक एक करके इनको कवर भी करेंगे। ओके, अब अप्रोच क्या है, किस तरीके से हमको यूज करना है। देखो मैं आपको पहले बता दूं, एक बार दिखाऊं, इस बार 2023 दिसंबर में जो पैराग्राफ आया उसको दिखाऊं मैं। ये देखो इस तरीके का पैराग्राफ जो आया था, ये अपना आया दिसंबर 2023 के अंदर, जो पहला पेपर हुआ था ना उसके अंदर ये क्वेश्चन आया। ये एक पैराग्राफ दिया आपको, ये देखो, ये लगभग कोई 15 लाइन का एक पैराग्राफ जो है वो दिया गया, 15 लाइंस का जो है ये पैराग्राफ है। इस बार तो बहुत मजेदार चीजें हैं। क्या मजेदार है, इस बार मजेदार ये है कि अपना जो पेपर है वो ऑफलाइन मोड में हो रहा है और आपको लिखा हैंड रिटन चीजें, मतलब आपको जो है वो टाइप्ड आपको पैराग्राफ जो पेपर के ऊपर मिलेगा, तो उसको अटेम्प्ट करना इतना इजी है यार, तुम्हें क्या बताऊं। क्यों, पहले क्या था, पहले स्क्रीन में चीजें हैं, आप ओवर राइटिंग नहीं कर सकते हो, आप गोला नहीं बना सकते हो। अब तो पेपर आपके सामने है, जो भी लाइन में जो भी इंपॉर्टेंट बात है उस पर गोला मार देना, इतना इजी हो गया सॉल्यूशन। मैं आपको क्या बताऊं, बहुत इजी है, इस बार निकलना बहुत आसान है अगर आप तैयारी करते हैं तो। ठीक है ना, तो ये इस तरीके का एक पैराग्राफ जो है वो आया था एग्जाम में, और इसके बेस पर ये 5 क्वेश्चन है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। ये 5 क्वेश्चन जो है पूछे गए और बोला गया कि भैया ये 10 नंबर का पैराग्राफ है और आपको क्या करना है, ये पैरा पढ़ो और इसके बेस पर ये 5 क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन इस पैरा से हमने पूछे हैं, आप प्लीज इनको जो है पैराग्राफ पढ़ के क्या कर दो, आंसर कर दो। आप इनको आंसर कर दोगे, हम समझ जाएंगे आपके अंदर जनरल एबिलिटी है कॉम्प्रिहेंशन की, और हम आपको जो है पूरे के पूरे 10 में से 10 नंबर दे देंगे, और इन 10 नंबर आपके जेआरएफ की जर्नी में बहुत ज्यादा क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। हम बोले ठीक है, हम समझ जाएंगे। हमको करना क्या है, हमको स्ट्रेटजी पता चल जाए और हमको मिस्टेक पता चल जाए जो बाकी लोग करते हैं। जब स्ट्रेटजी पता चलेगी इसको हम ऑप्ट कर लेंगे, मिस्टेक पता चलेगी फ्यूचर में इसको हम नहीं करेंगे, बात खत्म, हमारा तो क्वेश्चन सही होना ही होना है। चलो आओ समझते हैं स्ट्रेटजी कैसे है। 2 स्ट्रेटजी है पैराग्राफ को करने की। पहले मैं आपको दोनों स्ट्रेटजी बता दूंगा, आपकी इच्छा है जो आपका मन करे वो कर लेना, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन क्या है वो मैं आपको फिर बता दूंगा यहां पर। ठीक है, 2 अप्रोच है, जो अप्रोचेस जो है क्वेश्चन को सोल्व करने की वो क्या है, 2 है। सबसे पहले क्वेश्चन टू पैसेज। एक अप्रोच ये है
जो अक्सर लोग करते हैं, लोग मतलब क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, पैराग्राफ आ गया और नीचे आपको 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, लोग पहले क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन एक उन्होंने पढ़ा और फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसमें ढूंढना शुरू कर देंगे। मतलब क्वेश्चन आ गया हु इज राम, तो अब ये यहां पे देखना शुरू कर देंगे राम का नाम कहां पे है और ढूंढना शुरू कर देंगे। एक स्ट्रेटजी ये होती है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ो और फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढो कहां से, पैराग्राफ में। मतलब एक क्वेश्चन पढ़ा फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढ लो पैराग्राफ में, फिर सेकंड क्वेश्चन पढ़ा सॉल्यूशन ढूंढो पैराग्राफ में, थर्ड क्वेश्चन पढ़ा सॉल्यूशन ढूंढो पैराग्राफ में, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ा सॉल्यूशन ढूंढो का पैराग्राफ में, और फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ा सॉल्यूशन ढूंढो का पैराग्राफ में। ये भी एक टेक्निक है, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन इस टेक्निक की सबसे बड़ी जो खामी है वो आपको मैं बताऊं। मान लो एक पैराग्राफ आपके सामने आ गया और उस पहले क्वेश्चन जो पूछा आपसे और वो उसका जो आंसर है, मान लो इस पैराग्राफ में मान लो टोटल 15 लाइन है और वो जो आंसर है वो 14th लाइन में है। कहां पे? 14। पहला ही जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो 14th लाइन में। अब मुझे एक बात का जवाब दो, क्या आपको पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए ऊपर से लेके 14 तक लाइनें पूरी पढ़नी पड़ेंगी, नहीं पढ़नी पड़ेंगी? बोलो, पढ़नी पड़ेंगी। तो क्या आपने एक बार पूरा का पूरा पैरा रीड कर लिया, नहीं कर लिया? कर लिया। अब जब सेकंड क्वेश्चन आएगा, सेकंड क्वेश्चन में जो एक लाइन लिख रही है, अब सेकंड क्वेश्चन मतलब हुई शाम। अब शाम को ढूंढने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से पूरा का पूरा पैरा जो है वो क्या करना पड़ेगा, रेफर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रेफर करना पड़ेगा। ये इतना टाइम कंज्यूमिंग है, इतना बेकार मेथड है, जो मैं हमेशा ही बोलता हूं बच्चों को बिल्कुल अवॉइड करना। कभी भी इस मेथड को आप जो है यूज ना करें, कभी भी। करते हैं, आपकी इच्छा है, आप करना है तो करो, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है, मैं स्ट्रिक्टली अवॉइड करता हूं कि यार आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इससे क्या होगा, इतना ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए बारी बारी आपको जो है पैरा क्या करना पड़ेगा, रीड आउट करना पड़ेगा। इतना, एक तो वैसे टाइम की कमी है, और अगर मैं उसको 5 बार पैरा पढ़ने में अगर लगा दूंगा तो यार क्या वो चीज सही है क्या? उससे बेटर क्या, अच्छे से एक ही बार पैरा पढ़ लो, ढंग से पैरा समझ लो, देन उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। तो पहली जो अप्रोच है वो है क्वेश्चन टू पैसेज। क्वेश्चन टू पैसेज का मतलब सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, देन पैसेज को पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ो, देन पैसेज पढ़ो, देन क्वेश्चन को क्या करो, अटेम्प्ट करो। यहां पे नंबर ऑफ स्टेप 3 है, पढ़ाता हूं। इसमें क्या करना है, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, देन हाईलाइट कर लो इंपॉर्टेंट कीवर्ड। क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट कीवर्ड हाईलाइट कर लिए, देन पैसेज पढ़ो और फिर पैसेज में वो जो कीवर्ड हैं उनको मैच करना शुरू कर दो, ठीक है। एंड मैच द कीवर्ड इन द क्वेश्चन, देन फाइंड द करेक्ट ऑप्शन बाय कंपेयरिंग द पैसेज एंड ऑप्शन। इसको बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। नीचे से ऊपर जा रहे हो, आपको पहले पैराग्राफ है फिर क्वेश्चन है, आप यहां पे क्या कर रहे हो, नीचे से ऊपर जा रहे हो, पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हो फिर पैराग्राफ पे जा रहे हो। इसको बोलते हैं क्वेश्चन टू पैसेज अप्रोच या फिर बॉटम अप अप्रोच। इस अप्रोच को आपको बिल्कुल भी फॉलो मेरे हिसाब से, भाई मेरे ओपिनियन के हिसाब से नहीं करना चाहिए। बाकी देश आजाद है, तुम्हारा जो मन करे वो करो, हमें क्या, ठीक है ना। तो बाकी मेरा ओपिनियन ये है कि इसको मत करो। तो सर हम क्या करें, क्या करें, हम कौन सी अप्रोच फॉलो करें? सेकंड करो ना। मैंने शुरू से ये अप्रोच फॉलो करी है, बच्चों को भी ये बोलता हूं। और जो बच्चा इस अप्रोच को, आप एक काम कर लेना, आप दोनों अप्रोच से एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना, ठीक है। अभी ये जैसे आप वीडियो लगा लो, उसके बाद में जो है प्रैक्टिस करके देख लेना एक बार दोनों अप्रोच से। आपको अगर आपको लगे पहली अप्रोच में जितना टाइम लग रहा है और दूसरी अप्रोच में कितना टाइम लग रहा है, दो क्वेश्चन दोनों से करके देख लेना, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे किस अप्रोच से काम करना है। मैं इस चीज के लिए 100% श्योर हूं कि आप फिर सेकंड अप्रोच पे ही शिफ्ट होगे। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन सी अप्रोच फॉलो कर रहे हो, ठीक है ना। जरूर कमेंट करके बताना ताकि पता चले कि कौन सी अप्रोच ज्यादा बेस्ट है। ओके, मेरे हिसाब से तो सेकंड ही है भाई। चलो, सेकंड अप्रोच जो है वो क्या है, पैसेज टू क्वेश्चन। इस अप्रोच में करना क्या है, जैसे ही पैसेज आपके सामने आया, पैसेज पढ़ो, अच्छे से पढ़ना है, कोई भी कमी नहीं बरतनी, पूरा फोकस मेरा उसने पैसेज के ऊपर होना चाहिए। पहले पैसेज पढ़ो, पैसेज में क्या, पहली लाइन पढ़ी, पहली लाइन में अगर कोई खास मेरे को बात चल रही है उसको गोला कर लो या अंडरलाइन कर लो। फिर मैं सेकंड लाइन पढ़ी, सेकंड लाइन में अगर कोई एक फैक्ट आ गया, मान लो ऐसे बोल दिया कि पॉपुलेशन ऑफ यूरोप मान लो 2 बिलियन, तो उसको क्या कर लो, हाईलाइट कर लो, क्योंकि वो क्या है, फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है उससे। फिर थर्ड लाइन पढ़ी मैंने, ऐसे ऐसे करके आपको पहले 15 लाइनें पढ़नी है अच्छे से, पैसेज आपको समझ में आ जाएगा। पैसेज जब आप पढ़ोगे बढ़िया तरीके से कंसंट्रेशन के साथ, जब आप पैसेज पढ़ोगे, पैसेज की पूरी एसेंस क्या है आपको समझ में आ जाएगी। वो चीज समझ में आ गया, देन आपको पता है कि इस पैसेज में क्या बात बोली गई है, क्या इसका सब्जेक्ट मैटर है, देन उसके बाद में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। मैं कह रहा हूं आपको इतना इजी हो जाएगा यार अटेम्प्ट करना, आप यू कहोगे हाँ सर ये अप्रोच तो सबसे बेस्ट है।
तो सेकंड अप्रोच क्या बोलते हैं, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले पैसेज पढ़ना है। मैं इसी अप्रोच के हिसाब से आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी, ठीक है, जो अभी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। आप खुद बोलोगे हाँ सर ये अप्रोच बेस्ट है। इसमें करना क्या है, अनदर अप्रोच जो है वो है टॉप डाउन। टॉप डाउन मतलब ऊपर से हम नीचे जाएंगे, पहले पैसेज पढ़ेंगे, देन उसके बाद में क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। इट इज अपोजिट, ये अपोजिट है किसकी, बॉटम अप अप्रोच की। व्हाइल एडॉप्टिंग दिस, जब आप इस अप्रोच को अडॉप्ट करेंगे, फर्स्ट रीड द पैसेज, सबसे पहले आपको क्या करना है, पैसेज को रीड आउट करना है एंड मार्क द इंपोर्टेंट पॉइंट, और जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपको मार्क करना है। देन रीड द क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन को रीड आउट करें एंड आइडेंटिफाई करें कीवर्ड्स को टू लोकेट द आंसर इन द पैसेज। तो यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहला काम जो है आपका, जब आप इस अप्रोच को फॉलो करेंगे, फर्स्ट रीड द पैसेज, सबसे पहले पैसेज पढ़ा और जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है उनको क्या कर लो, मार्किंग कर लो, चाहे उसको राउंड सर्कल में कर लो, चाहे अंडरलाइन कर लो, जैसे आपका मन करे वैसे करो। देन रीड द क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन को रीड करें और फिर आइडेंटिफाई करें क्वेश्चन के जो कीवर्ड्स है उनको, जो आपने ऊपर ऑलरेडी कीवर्ड्स को क्या हाईलाइट किया हुआ था, उनसे मैचिंग करें और आंसर ढूंढ ले। ये सबसे बेस्ट अप्रोच है जो काम करती है एक्चुअल में, जिससे अप्रोच वो भी है, उससे भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है भाई। सबसे बड़ा इशू जो है मेरे एग्जाम के अंदर यही तो है कि मेरे पास में टाइम की कमी है। अगर मेरे पे टाइम हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट है। मेरे पास में 3 घंटे, 3 घंटे के अंदर मेरे को 150 क्वेश्चन करने हैं, तो मतलब 180 मिनट में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, फिर गोले भी भरने हैं, तो इसलिए मुझे तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना। तो इसीलिए जो बेस्ट अप्रोच है, दिस इज द बेस्ट अप्रोच। ओके, फिर कंपेयर करें ऑप्शन को एंड द गिवन इंफॉर्मेशन इन द पैसेज टू नो द करेक्ट आंसर। अब यहां पे 2 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप क्या है, पैसेज को पढ़ो बढ़िया तरीके से, केयरफुली पैसेज एक बार पढ़ लिया, देन उसके बाद में डायरेक्टली क्वेश्चन को क्या करो, अटेम्प्ट करो, खत्म। ये 2 अप्रोच है, एक है टॉप डाउन, एक है बॉटम अप। उसके अलावा आप कुछ भी करते हो सब मैस क्रिएट कर देगा आपके एग्जाम के अंदर, टाइम खा जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। मेरे हिसाब से एज पर माई ओपिनियन, मैंने नीचे यहां पे लिखा है यू कैन यूज, यू कैन, जो आपका मन करे वो कर सकते हो, यू कैन यूज विच एवर अप्रोच सूट्स यू, बट एज पर माई ओपिनियन सेकंड अप्रोच जो आपकी टॉप डाउन अप्रोच है, दिस इज द बेस्ट अप्रोच। मैंने भी इसको पढ़ा है, 2 बार जेआरएफ है, दोनों बार इसी अप्रोच से जो है मेरा काम हुआ है, तो आप इसी को फॉलो कीजिएगा। ओके, तो मेरे एक्सपीरियंस से आपको अलग से जहां के एक्सपीरियंस लेने की जरूरत नहीं है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसे सीखो और इसी अप्रोच को फॉलो करेंगे अगर आप एग्जाम में, तो बढ़िया रहेगा। बाकी फिर भी तुम्हारे मन में कोई कसक ना रहे तो आप एक काम करना, 4 क्वेश्चन उठा लेना, 2 को करना पहली अप्रोच से, 2 को करना दूसरी अप्रोच से, और समझ में आ जाएगा कि किस अप्रोच से अपने को काम करना है। हो सकता है कि आपका पहली अप्रोच आपके लिए काम करे तो भाई उससे कर लेना, नहीं तो सेकंड से कर लेना। ओके जी सर। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक जो कैंडिडेट करता है, वो क्या, सबसे पहला नोट रीडिंग दी पैसेज केयरफुली। सबसे बड़ा इशू यही होता है एग्जाम के अंदर जो है, जब आप कैंडिडेट बैठेगा और बड़बड़ाना शुरू कर देगा, पैसेज उसके सामने आएगा और वो हाई तोबा मचा देगा बिल्कुल। अरे भाई एक 15 लाइन के पैसेज को पढ़ने के लिए मैक्सिमम 2 या 3 मिनट लगेंगे आपको, लेकिन वो चाहेगा कि नहीं मैं 1 ही मिनट में पढ़ दूं, और उसकी वजह से होगा क्या, वो पैसेज भी समझ आएगा नहीं, क्वेश्चन भी खराब होगा और दोबारा पढ़ना पड़ेगा, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, फिर दिमाग और खराब होएगा, यार एक बार पढ़ तो लिया अभी भी समझ नहीं आ रहा, फिर दोबारा पढ़ेगा, और उससे होगा क्या, माइंड के अंदर क्या आएगा, यार मेरे को पैसेज समझ ही नहीं आ रहा। दिक्कत सबसे बड़ी क्या है, क्योंकि उसने पहली बार में ही ढंग से नहीं पढ़ा। तो सबसे बड़ा जो इशू आता है ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सोल्व करने में, वो यही आता है। आपको करना है कि आपको सबसे बढ़िया चीज जो है वो ये है कि तसल्ली से बैठ जाओ, सारे जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको नलीफाई करो और बैठ के बस जो पैराग्राफ में बोल रहे हैं उसको समझो। याद नहीं करना, क्रैम नहीं करना, उसको समझो कि ये बोल क्या रहा है भाई, ये पैराग्राफ जो है इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, ये मुझे क्या चीज कंक्लूड करवाने की कोशिश कर रहा है। समझ लिया, फिर क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो है वो क्या, नोट रीडिंग द पैसेज केयरफुली। बच्चा जो है वो केयरफुली पैसेज को पढ़ता ही नहीं है, और केयरफुली नहीं पढ़ेगा तो दोबारा वक्त लगाना पड़ेगा उसको सोल्व करने में। तो क्या लिखा, यूजुअली इट हैपन व्हाट दैट व्हेन द रीडर आर क्लोज टू द एंड ऑफ द पैसेज दे फॉरगॉट व्हाट इट हैड इन द बिगिनिंग। जब आप एंड में पहुंचोगे तो आप भूल जाओगे शुरुआत में क्या था, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने पैसेज को केयरफुली रीड नहीं किया। एक्टिव रीडिंग जो है वो क्या है, नेसेसरी है। पैसिव रीडिंग नहीं, सिर्फ मुझे बस बड़बड़ाना नहीं है, पैराफ्रेजिंग नहीं करनी है, मुझे क्या करना है भाई, एक्टिव रीड करना है। और एक्टिव रीड का मतलब मुझे पहले रीड करना है और उसको समझना है कि आखिर वो पूछ क्या रहा है। ओके, तो ये जरूरी है, तो ये मिस्टेक मत करना। दूसरा, रीडिंग टू फास्ट और टू स्लो। कई बार क्या इतना जल्दी पढ़ेंगे कि भाई इन्होंने तो अभी बस चला के जानी है, बस लेट हो रही है, और कई बार इतना लेट पढ़ेंगे कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा। कई बार इतना जल्दी पढ़ेंगे कंसंट्रेशन बन ही नहीं पाएगा, और कई बार इतना लेट पढ़ेंगे जो कंसंट्रेशन बना हुआ वो अपना भी लूज हो जाएगा कि यार इतना एक लाइन को याद करना शुरू कर देंगे। वो भी चीजें बहुत गलत है। बढ़िया तरीके से पढ़ो, एक ही बार पढ़ो, अच्छे से समझ के पढ़ो, ना तो बहुत जल्दी और ना ही बहुत आराम से।
ठीक है ना। तो रीडिंग जो स्पीड है ना, ये भी समटाइम लेट्स टू एरर, इसकी वजह से कई बार एरर राइज होते हैं एंड लॉस ऑफ मार्क्स, और आपके जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएंगे। इफ कैंडिडेट रीड द पैसेज वेरी फास्ट, अगर बहुत जल्दी पढ़ लिया देन देयर विल बी प्रॉब्लम इन कॉम्प्रिहेंडिंग, तो उसको समझने में समस्या आ जाएगी, ठीक है। एंड हेंस दे हैव रीड इट अगेन, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, जो वक्त पहले लगाया था वो दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, वक्त तो चला गया, अब रिपीट दोबारा करना है, तो इसका मतलब मैं दूसरे क्वेश्चन का टाइम खा रहा हूं वहां पे, समझ में आया ना। तो इसीलिए क्या, ना ज्यादा जल्दी ना ज्यादा आराम से, नॉर्मल स्पीड से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, ठीक है ना। हेंस इंस्टेड ऑफ सेविंग टाइम, इसलिए क्या होगा, जब दो बार पढ़ोगे, क्या जल्दी पढ़ लेंगे ये सोच के कि टाइम बचा लेंगे, लेकिन दोबारा पढ़ना पड़ेगा तो टाइम बचने की बजाय क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। तो क्या लिखा है, इंस्टेड ऑफ सेविंग टाइम बाय रीडिंग इट फास्ट दे विल एंड अप स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन इट, while reading fast they might also misinterpret the given information and end up marking wrong option। रीडिंग पैसेज वेरी स्लो, और अगर आपने बहुत ही आराम से अगर पैसेज को पढ़ा, उसकी भी एक समस्या, ये क्या होगा, वेस्ट ऑफ टाइम होगा। कैंडिडेट विल एंड अप स्पेंडिंग मोर टाइम देन व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड देयर विल बी लेसर टाइम अवेलेबल फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चन, दिस विल आल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ मार्क्स। इसीलिए ना तो बहुत फास्ट और ना ही बहुत स्लो, अपने को नॉर्मल स्पीड से पढ़ना है। दूसरा, नोट रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली, कई बार क्या होता है क्वेश्चन हम ढंग से पढ़ते नहीं है, पैसे समझ में आ गया, शुरू के 2 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट कर लिए, तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, इतना कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, हमें लगेगा हम ही भगवान है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, और ये ऐसा सोचते ही ब्रह्मा जी आएंगे और वो आपको राक्षस बना देंगे, एग्जाम आपका पूरा ध्वस्त हो जाएगा। क्यों, इंसान जब जैसे ही 2 क्वेश्चन सही हुए, इंसान जोश में आया, जोश में आते होश को बैठा, और होश खोते वो क्या करेगा, कई बार क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सी चीज इंक्लूड है, तो वो पढ़ लेगा नोट इंक्लूडेड, कई बार आएगा नोट इंक्लूड, तो वो पढ़ लेगा इंक्लूडेड, और काम खराब हो जाएगा। तो इसीलिए कंसंट्रेशन पहले से लेके 5वें क्वेश्चन तक बना रहना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, नोट रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। अनदर मिस्टेक जो कैंडिडेट करते हैं, ऑफन मेक इट नोट रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, दिस माइट हैव बीन एबल टू फाइंड द करेक्ट आंसर, बट व्हेन दे आल्सो नोट रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली दे विल एंड अप लूजिंग मार्क्स। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आगे, नोट चेकिंग द ऑप्शन केयरफुली, कई बार ये भी होता है हम एक आधा पहले ही ऑप्शन देखते हैं, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन बाकी ऑप्शन भी आपको जो है वो देखने चाहिए। अनदर मिस्टेक जो ऑफन कैंडिडेट करते हैं इज नोट रीडिंग द ऑप्शन केयरफुली। समटाइम आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट आंसर व्हिच फॉलो द क्वेश्चन कैंडिडेट फाइंड इट टू बी क्लोज टू द आंसर, सो टू सेव टाइम को बचाने के लिए वो क्या करेंगे, ही डज नॉट रीड द अदर ऑप्शन एंड मार्क द फर्स्ट ऑप्शन एज आंसर, जिससे क्या होगा, क्वेश्चन खराब हो जाएगा। आगे, नॉट प्रैक्टिसिंग द पैराग्राफ, सबसे बड़ा इशू वो ये है, आज की डेट में बच्चा पता क्या सोचता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अरे क्या ही है, ये तो पेपर में बैठेंगे कर देंगे, अरे कर लेंगे यार, क्या ही दिक्कत है इसको, तो क्यों ही करना है प्रैक्टिस। और होगा क्या, प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको पता ही नहीं है कि क्या अप्रोच फॉलो करनी है। आप पैराग्राफ वहां पे सोल्व कर दोगे, लेकिन आधा घंटा खा जाएगा। बहुत बार बच्चा मेरे पास एग्जाम का फोन करते हैं, सर पेपर अटेम्प्ट नहीं हुआ, क्यों, क्या हो गया, पेपर अटेम्प्ट क्यों नहीं हुआ, सर 20 मिनट लग गए सर पैराग्राफ में। अरे जो चीज 6 मिनट में होनी चाहिए थी उसके लिए 20 मिनट लगा दिए। सर आधा घंटा लग गया सर, टीआई के क्वेश्चन ही नहीं हुए। हाँ सर आधे घंटे के बाद हुए। अरे जब बच्चा एक चीज को पकड़ के बैठ जाएगा ना तो काम खराब हो जाएगा। आप कितना ही प्यार कर लो पैराग्राफ से, नंबर ही उतना ही देने वाला है, तो मैं क्यों इसको ज्यादा लगाव दूं यार। बाकी जो मेरे पास और सब्जेक्ट है उनके भी तो क्वेश्चन मेरे को सोल्व करने, ये सबसे बड़ा इशू। और ये क्यों होता है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किया। अगर प्रैक्टिस कर रखी होती तो फिर ये दिक्कत ना आती आपको बिल्कुल भी। इसलिए आज ही कसम खाओ कि डेली का एक पैराग्राफ आपको जो है वो क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है ना। एस्पिरेंट्स जनरली फील दैट दे कैन सोल्व कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन इजीली एंड डू नॉट नीड एनी प्रिपरेशन, बट जस्ट सोल्विंग इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इफ द कैंडिडेट स्पेंड हाफ एन आवर इन फाइंडिंग आंसर टू द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, तो बाकी 45 क्वेश्चन आप कैसे आधे घंटे में कर लोगे। पहले 5 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो पहले 5 क्वेश्चन में अगर आपने आधा घंटा लगा दिया, 30 मिनट लगा दिए, 1 घंटा आपको टोटल मिला है पेपर नंबर 1 के लिए। बाकी के 45 क्वेश्चन अब आपको 30 मिनट में करने हैं। अब कर लो, तुम क्या करोगे, खा गया ना टाइम आपका। इसीलिए क्या करना है, बाकी के 45 क्वेश्चन को भी टाइम पे अटेम्प्ट करना है ना, तो आपको प्रैक्टिस करो अभी से ही। अगर प्रैक्टिस करोगे, डेली का एक क्वेश्चन करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे को पैराग्राफ करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है ना। तो विदाउट प्रैक्टिस स्पीड कैन नॉट बी इंप्रूव्ड, ये बात ध्यान रखना। और आपको स्पीड भी बढ़ानी है, एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वेस्टिंग टू मच टाइम ऑन डिफिकल्ट क्वेश्चन। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए लेकिन एक रह गया। अब हम ईगो पे लेंगे, अब हम लेंगे ईगो पे कि मैं तो ब्रह्मा था, एम ब्रह्मास्मि। और ऐसे कैसे हो सकता है कि ब्रह्मा से क्वेश्चन ना हो, ऐसे तो नहीं हो सकता, मैं तो सो करके दिखाऊंगा।
माना एक बार के लिए कि आपके सुपरनेचुरल पावर आ गई और आपने वो क्वेश्चन सही कर भी दिया, लेकिन वो क्वेश्चन को सही करने में आपको 15 मिनट लग गए, क्योंकि जब आप खो जाओगे ना, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करोगे और जब आप एक चीज के पीछे पड़ जाओगे, आप बहुत मतलब डेडिकेटेड हो, ठीक है ना, और आप वेल डिटरमिन्ड हो और आप पीछे पड़ गए तो आप सोल्व करके ही मानोगे। लेकिन भाई जो चीज 1 मिनट में करनी थी वो उसके लिए अगर मैं 15 मिनट खा गया तो मेरे बाकी 14 क्वेश्चन का टाइम गया। समझो, इस बात को समझना पड़ेगा। तो किसी भी क्वेश्चन से अलग से प्यार करने की जरूरत नहीं है, सभी क्वेश्चन मेरे लिए प्यारे हैं, ठीक है ना। तो अगर कभी भी ऐसा हो गया कि डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तो मुझे क्या उसको छोड़ दो भाई उसी टाइम। अगर लग रहा है ना एक बार क्वेश्चन ढंग से पढ़ा, अटेम्प्ट किया, नहीं हो रहा, उसी टाइम छोड़ दो उसको और मार्क करके रख लो, लास्ट में देखेंगे इसको। क्योंकि वो क्वेश्चन पे अगर आप झगड़ा करने लगे ना, आपके आगे क्वेश्चन गए, तो इसलिए उसको छोड़ दो, लास्ट में देखेंगे आराम से। जब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अटेम्प्ट तो दिमाग भी एकदम पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर इसमें अगर टाइम ज्यादा लग गया तो आगे के सही क्वेश्चन में भी दिमाग में नेगेटिव हो जाएगा। बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, माइंडसेट सब चीज है, ठीक है ना। तो टू मच टाइम जो आप वेस्ट करते हो डिफिकल्ट क्वेश्चन पे, ऐसा बिल्कुल मत करना। करना क्या, सॉल्यूशन क्या, लैप्स। एक बार क्वेश्चन को हटाओ, आगे बढ़ो, आगे वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, बाद में देखेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। दूसरा, लूजिंग फोकस एंड इंटरेस्ट वाइल रीडिंग। कई बार क्या होता है, शुरुआत में जब आप 2-3 लाइन पढ़ते हो आपका फोकस होता है, लेकिन लास्ट तक आते आते फोकस खत्म। और इसका सबसे बड़ा जो एक मतलब ये ऐसा हो रहा है, वो किस चीज के लिए हो रहा है मैं आपको बताऊं। ये जो इंस्टाग्राम पे और जो यूट्यूब के ऊपर जो रील्स आ रही है ना, इसने सारा बेड़ा गर्क कर दिया। आप खुद ऑब्जर्व कीजिएगा, 15-20 सेकंड 30 सेकंड से ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है। और ये स्टडी भी हुई है जिसमें ये देखा गया कि रील्स देखने वाले जो बच्चे हैं, या जो भी आजकल तो यार सभी देख रहे हैं, ठीक है ना, इंस्टाग्राम और ये सब पे जो लोग रील रूल जो है वो देखते हैं, तो उसके वजह से कंसंट्रेशन पूरी तरह से खत्म हो गया, फोकस पूरी तरह से खत्म हो गया, और जिसकी वजह से जो है वो पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही है। पहले आप खुद देखिएगा, आप 8-9 घंटे का सीटिंग देते थे, और आज की डेट में अगर आपको 8 घंटे एक सेकंड को उठा के बैठना पड़ जाए, यार मौत आ जाएगी बिल्कुल ही। ये हो जाएगा, अरे यार मेरे से मत करवाओ यार, ये हर थोड़ी देर के बाद आपको जो है हाथों में उचाटे होना शुरू हो जाएंगे, यार फोन देखूं मैं एक बार, फोन में क्या हुआ है। समझ रहे हो, ये बहुत बड़ा इश्यू है, और इसकी वजह से वो कह रहा है कंसंट्रेशन खत्म हो रहा है। तो आपको मेरी एक रिक्वेस्ट माने, एक बार के लिए एग्जाम तक ये आपका फेसबुक, ये आपका व्हाट्सएप तो आप कर सको तो बहुत ही बढ़िया है, और दूसरा आपका ये इंस्टा, आप इसको जो इंस्टाग्राम तो करो यार, और यूट्यूब के ऊपर कसम खा लो कि अभी एग्जाम तक मेरे पास 38 दिन है, मोटा मोटी 34-35 दिन है, एग्जाम तक मैं किसी भी हाल में यूट्यूब पे रील रूल या कुछ नहीं देखूंगा। अगर देखूंगा कुछ तो पढ़ाई की चीजें देखूंगा, मैं एक्स्ट्रा जो भी एंटरटेनमेंट है ये सब नहीं देखूंगा। मैं वो सीरियसली बोल रहा हूं, बहुत आपको हेल्प करेगा। और अगर यही चलता रहा तो कंसंट्रेशन लेवल एग्जाम के अंदर भी ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना। तो क्या है, लूजिंग फोकस एंड इंटरेस्ट वाइल रीडिंग। लूजिंग इंटरेस्ट एंड फोकस वाइल रीडिंग द पैसेज कैन आल्सो कॉस्ट हेवीली। ए कैंडिडेट विल नॉट बी एबल, अगर आपका फोकस खत्म हो गया तो आप पैसेज को ढंग से समझ नहीं पाओगे, एंड ही लूज द फोकस व्हिच कैन रिजल्ट इन मिसिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड ही वुड हैव टू रीड इट अगेन। और दोबारा से कुछ पैराग्राफ फिर पढ़ना पड़ेगा, फिर पढ़ोगे, फिर टाइम जाएगा, दिमाग खराब होएगा, और उसकी वजह से सब कुछ जो है वो मैस क्रिएट हो जाएगी। तो इसीलिए क्या करना है, फोकस बना के रखना है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है ना जी। अब जब भी आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो ऐसे कुछ आपको स्ट्रक्चरल वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। ये जैसे कुछ कंट्रास्ट वर्ड होता है, येट, डिस्पाइट, ऑल्दो, बट, ये कैसे होता है, ये अपोजिट बातें कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड मिलेंगे, लाइक वाइज, सिमिलरली, मोरओवर, फर्दरमोर, इन द सेम वे, एडिशनली। ये क्या करते हैं, ये एक चीज को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और कुछ ऐसे मिलेंगे, सो, दस, देयरफॉर, हेंस, कंसीक्वेंटली, एज ए रिजल्ट। तो आप समझ जाना ये जो वर्ड है ये क्या है, ये वो वर्ड है जो कंक्लूजन की तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर बोल दिया तो सो दिस इज द थिंग, तो इसका मतलब कि कंक्लूजन ये है कि ये फैक्ट निकल के आया, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे, ये दीज ऑल आर नोन एज अ स्ट्रक्चरल वर्ड जो पैराग्राफ के अंदर यूज होते हैं। तो जनरली उनको 3 पार्ट में हमने जो बाइफरकेट किया, थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब आओ, अब सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स टू सेव टाइम। अगर आपको टाइम बचाना है, 5 मिनट्स के अंदर अगर पैराग्राफ को 5 से 6 मिनट में अगर आपको पैराग्राफ को सोल्व करना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। पहला, रीड द पैसेज केयरफुली। एक ही बार ढंग से पढ़ लिया तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और टाइम आपका सेव हो जाएगा। दूसरा, व्हाइल रीडिंग द पैसेज, जब भी आप पैसेज को पढ़ रहे हो, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। पढ़ना सिर्फ वो नहीं करना मेरे को, मतलब आपको प्लेन जो है वो रीडिंग नहीं करनी है, आपको चीज समझनी भी है, ठीक है ना। तो जब कभी भी आप रीड करें पैराग्राफ को, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एसेंस क्या है पैराग्राफ की, उसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। देयर इज नो नीड टू मेमोराइज ईच, हर चीज को याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है और उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। तीसरा, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम, अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आया, देन रीड अगेन, तो दोबारा एक बार पढ़ लो। टाइम विल बी वेस्टेड इन रीडिंग द पैसेज अगेन एंड अगेन, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड मैक्सिमम व्हाइल रीडिंग इट फर्स्ट। तो एक ही बार में अगर, और यार आजकल तो इतना बढ़िया सिस्टम हो गया,
इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा ना भाई, हिंदी में पढ़ लेना, हिंदी में भी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। इंप्रूव करें अपनी रीडिंग स्पीड, बट डोंट रीड सो फास्ट, इतना भी जल्दी मत पढ़े कि आप समझ ही ना पाए चीजों को। आगे, ट्राई टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको मार्क कर लो, अंडरलाइन कर लो, या उसको जो है वो क्या कर लो, सर्कल में गोला बना लो उसके ऊपर। फिर समराइज करो मेन पॉइंट्स को टू द पैसेज इन योर माइंड, अपने माइंड में आप जो है वो ले आओ कि हाँ भाई ये पैसेज ये पूछने वाला है। आइडेंटिफाई करें कीवर्ड्स को, जो कीवर्ड है उनको गोला कर लो, जैसे मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। मेंशन द क्वेश्चन एंड लोकेट दीज इन द पैसेज फॉर करेक्ट आंसर। एलोकेट करें टाइम फॉर द क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है। और इफ क्वेश्चन इस टाइम, अगर कोई क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है, उसी टाइम उसको स्किप करो, उसी टाइम स्किप करो। लड़की बस और ट्रेन, ऐसा वो डायलॉग है ना आमिर खान का, एक जाती है एक आती है, तो एक क्वेश्चन जाएगा दूसरा उसी टाइम आ जाएगा, इसको समझ लेना, ठीक है ना। तो ऐसा क्या, जैसे कोई क्वेश्चन अगर आपको लगा, कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, ये मेरा टाइम खा रहा है, उसी टाइम उसको क्या करो, स्किप करो, स्किप फॉर द टाइम एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू कैन कम बैक टू दिस क्वेश्चन अगेन इफ द टाइम, अगर टाइम बच गया तो लास्ट में आगे इसको अटेम्प्ट कर लेना। आगे अपनी वोकैब को थोड़ा सा आपको जो है वो क्या करना है, इंप्रूव करना है। हालांकि जिस एज में आप आगे हो, आपके वोकैबुलरी मेरे ख्याल से इंप्रूव हो गई है, सारे वर्ड आप सीख चुके हो, अलग से आपको टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा दिक्कत आए एग्जाम में, हिंदी वाला पढ़ लेना, बात खत्म हो गया। कीप इन योर माइंड द सब्जेक्ट एंड द मेन आइडिया। जब भी आप पैसेज पढ़ो और क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करोगे पैसेज के, तो आपके माइंड में वो आइडिया, मेन आइडिया रहना चाहिए कि जो पैराग्राफ है वो किस सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड है, उसका कंक्लूजन क्या था। आगे, यूज ओनली द फैक्ट, सबसे मेन बात, use only the fact given in the passage to the answer question. Don't let the choice of answer be influenced by your personal idea, belief, viewpoint and the prior knowledge. जो भी फैक्ट आपको पैराग्राफ में दे रखे हैं, सिर्फ उन्हीं पे ही कंसंट्रेट करना है, उनको माइंड में रख के ही आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। आपको क्या लगता है, आप कौन हो, ब्रह्मा ब्रह्मा नहीं हो तुम, समझ लेना इस बात को। ये नहीं कि सर मुझे ये लगता था, तुम्हें क्या लगता, छोड़ो। पेपर में क्या पूछ रखा है, जो आपको पैसेज दिया गया उसमें क्या चीजें पूछ रखी हैं, वो मेन बात है। तो जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपके माइंड में एक ही चीज होनी चाहिए कि जो फैक्ट मेरे को पैराग्राफ में दे रखा है उनको ही प्राइम मान के मुझे क्वेश्चन को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। मेरे को मेरा दिमाग नहीं लगाना उसमें, ठीक है ना। आगे, while following the question based on the vocab, if you don't know the meaning of the word, then try to grab some meaning by reading the sentence in which it is used. तो सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। स्ट्रक्चरल वर्ड जो है उनको आपको समझना चाहिए, ठीक है ना, चीजों का मतलब समझने के लिए। आगे, ट्राई करें एलिमिनेट ऑप्शन टू फाइंड द करेक्ट आंसर। ये भी एलिमिनेशन टेक्निक को भी यूज करके आप जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस इट लोड डेली, कम से कम एक पैरा जो है वो प्रैक्टिस करें, स्पीड बढ़िया हो जाएगा। एंड सोल्व पैसेज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर, ये सब आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है मोहित शर्मा क्लासेस के नाम से, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। डेली का एक पैराग्राफ दूंगा और शाम को उसका सोल्यूशन भेज दूंगा। उसको कल से हम ये शुरू करेंगे, आप उसको करना, आपकी प्रैक्टिस बढ़िया होगा। डेली का एक पैराग्राफ, डेली का एक डीआई हम अगर करेंगे, आप मेरे साथ करोगे ना, मैं कहूंगा यार मजा ही आ जाएगा बिल्कुल ही, ठीक है। उसका सोल्यूशन का वीडियो अगर मैं नहीं बना पाया तो मैं उसकी वो जरूर भेज दूंगा आपको, एक पैराग्राफ और एक डीआई का एक क्या बोलते हैं सोल्यूशन जो है वो टेलीग्राम पे भेज दिया करूंगा मैं, ठीक है ना। आगे, while practicing question, note down the time taken to solve each passage. आपको पता होना चाहिए कि कितना टाइम है मेरे पास में। अगर टाइम उससे ज्यादा लग रहा है उसी टाइम उसको छोड़ देना, ठीक है। कंपेयर इट विद द टाइम यू विल हैव इन पेपर फॉर पैसेज। तो अब आपको जैसे मान लो कल आपने किया, ठीक है, आपके मान लो आपका जो पैसेज है वो 10 मिनट में हुआ, अगले दिन आप देखो आपको कितना मिनट, मान लो 9 मिनट लग रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रही है, इंप्रूवमेंट। अगर मान लो 12 मिनट लग रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करते हुए आपको पता चल जाएगा कि यार मेरे को इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, तो आपको थोड़ा सा उसके ऊपर वर्किंग ज्यादा करना पड़ेगा और उसको ड्यू टाइम जो आपका मतलब 5 या 6 मिनट उसके अंदर ही आपको लेके आना पड़ेगा, वो होगा प्रैक्टिस से, ठीक है। एंड लास्ट जो है वो क्या, आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू। मैं ये सारी बातें आपको सिर्फ बता सकता हूं, बट आपको ज्यादा आपके अंदर घुस के समझा नहीं सकता, बट आई कांट कॉम्प्रिहेंड इट फॉर यू। सो प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल एंड स्कोर द मैक्सिमम इन दिस सेक्शन। ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो 5 क्वेश्चन आपके आएंगे पैराग्राफ के पेपर नंबर 1 में, और कॉमर्स और मैनेजमेंट वाले बच्चों के लिए 10 क्वेश्चन आएंगे पेपर नंबर 2 में। अगर आप ये अप्रोच को फॉलो करते हो तो इजीली आप इन क्वेश्चन को जो है वो बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। अब पेपर में कैसा आता है उसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। इस बार एग्जाम के अंदर हमारा ये पैराग्राफ आया था, दिसंबर 2023 एग्जाम के अंदर एक ही पैराग्राफ जो है वो आया था। क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। आपको एक पैसेज दे रखा है, उस पैसेज को केयरफुली आपको क्या करना है, रीड आउट करना है एंड आंसर द क्वेश्चन, और उसको फिर क्या करना है, क्वेश्चन को आंसर करना है। पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं एक बार। ये 15 लाइन का एक पैराग्राफ आपको दिया हुआ है। क्या बोलता है, बोलता है द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो है एक पर्सन की लाइफ का वो होता है चाइल्डहुड।
एक बच्चे की लाइफ का जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो क्या होता है, बचपन होता है, उसका चाइल्डहुड होता है। ठीक है जी। लर्निंग अवर यंग सिटीजन रिसीविंग एट होम, जो लर्निंग हमारे जो यंग बच्चे हैं उनको जो चीजें सिखाई जा रही है, कहां पे, घर पे, स्कूल में, सोसाइटी में, बिटवीन द एज ऑफ 5 एंड 16, मतलब 5 से 16 साल के बच्चे, उनको जो चीजें सिखाई जा रही है कहां पे, घर पे, स्कूल पे, सोसाइटी में, बिटवीन द एज ऑफ 5 एंड 16 विल शेप देम फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ ड्यूरिंग दिस फेज। तो वो क्या करेंगे, वो उनके माइंड को शेप कर देंगे पूरी लाइफ के लिए। ठीक, मतलब बच्चों ने जो आपने शिक्षा ग्रहण करी है वो आगे तक आपको क्या करेगी, हेल्प करेगी। ठीक है। ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज में दे नीड ए गुड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। इस फेज के अंदर क्या होना चाहिए, एक अच्छी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, एक नैतिक जो शिक्षा है वो आपको ग्रहण करनी चाहिए, टू बिकम एनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग, ताकि आप एक अच्छे नागरिक बन सकें। ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ फर्स्ट पैरा की बात करता हूं, यहां पे किसकी बात की गई है, बच्चों की शिक्षा की बात की गई है, और क्या बात की जा रही है कि अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले तो बच्चा जो है वो क्या होगा, एनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग बनेगा। ठीक है भाई, आगे क्या बोलते हैं, बोलता है पेरेंट एंड टीचर्स नीड टू हैव एन इंटीग्रेटेड मिशन। बोलता है पेरेंट का और टीचर का एक इंटीग्रेटेड का मतलब क्या, इकट्ठा, दोनों का एक ही मिशन होना चाहिए, वो क्या, एजुकेशन विद ए गुड वैल्यू सिस्टम, कि आप बच्चों को एजुकेशन इंपार्ट करेंगे और कैसे, एक अच्छे वैल्यू सिस्टम के बेस पर, कहां पे, एट होम भी और स्कूल भी। स्कूल के अंदर टीचर बढ़िया तरीके से वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, और घर पे, होम पे जो पेरेंट्स हैं वो बढ़िया वैल्यू एजुकेशन बच्चों को क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। एजुकेशन इज फंडामेंटल, बोलता है एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल है टू बिल्डिंग द नेशन ऑफ आवर ड्रीम। एजुकेशन क्या है, फंडामेंटल है। एजुकेशन सबसे बेसिक चीज है, क्या करने के लिए, आप जो हमारा सपना है हमारे देश को बनाने का, अगर आपको अपने सपने के जैसा अपना देश बनाना है तो उसके लिए एजुकेशन जो है वो क्या, फंडामेंटल है, एजुकेशन बेसिक है। ठीक है। ऑल आवर एस्पिरेशन एज ए सोसाइटी आर टाइड टू द कैपेबिलिटी ऑफ आवर यंगस्टर। बोल रहे हमारी जो भी एस्पिरेशन है ना, हम जो भी सोच है हमारी, वो सारी जुड़ी हुई है किससे, हमारे यंगस्टर्स से, हु फॉर्म सच ए लार्ज पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन। जो यंगस्टर्स, हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें ज्यादा पोर्शन किसका है, यंग लोगों का है। ठीक है जी। ए चाइल्ड इंडिविजुअलिटी एंड क्रिएटिविटी, एक बच्चे की जो क्रिएटिविटी है, उसकी जो पर्सनल इंडिविजुअलिटी है, एक बच्चे में जो पर्सनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, नीड टू गिवन ड्यू इंपोर्टेंस, आपको उसको भी जो है वो ध्यान देना चाहिए इन आवर एजुकेशन। ठीक है। द करिकुलम, जो करिकुलम होता है, बोलते हैं जो सिलेबस होता है, नीड टू बी इनोवेटिव, जो बच्चे को पढ़ाई करवाई जाती है वो कैसे होनी चाहिए, इनोवेटिव, एंड द एग्जामिनेशन सिस्टम ओवरऑल सो दैट इट रिकॉग्नाइज एंड इवैल्यूएट क्रिएटिविटी एंड न्यू थिंकिंग रादर देन मेमोराइजेशन ऑफ द फैक्ट। बिल्कुल सही बात है। कैसा होना चाहिए, जो नया एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसा हो जो क्रिएटिव हो, ना कि सिर्फ फैक्ट याद करवाने, नहीं, फैक्ट याद नहीं करवाने, हमको बच्चे को समझाना है। ठीक है। और क्रिएटिविटी उसके अंदर इंडल्ज करनी है। ठीक है। स्कूल मस्ट मूव अवे फ्रॉम बीइंग सेंटर ऑफ एजुकेशन अलोन। स्कूल को जो है वो क्या करना पड़ेगा, अपने आप को सिर्फ सेंटर ऑफ एजुकेशन से अपना ध्यान हटा के किस पर करना पड़ेगा, इंस्टेड बिकमिंग सेंटर ऑफ नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट। सिर्फ ये नहीं कि स्कूल सिर्फ सेंटर ऑफ एजुकेशन, नहीं, स्कूल जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट। अब ये हमने पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैंने सारी अंडरलाइन कर दी। अब मुझे ये बताओ, ये जो पैरा है वो किसकी बात कर रहा है, सर ये बच्चों के लिए बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि बच्चे पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा हैं। दूसरा क्या बात कर रहे हैं कि बच्चे को वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। ये इसी की बात कर रहे हैं कि बच्चे को आपको क्या करना चाहिए, वैल्यू एजुकेशन, घर पे भी, बाहर भी, स्कूल में भी, सोसाइटी में भी, हर जगह बच्चे को वैल्यू एजुकेशन क्या करो, प्रोवाइड करो। अगर बच्चे को वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, जो हमारे सपनों का देश है वो बनेगा। ये पूरा का पूरा एसेंस है इस पूरे के पूरे पैराग्राफ का। अब ये पैराग्राफ के बेस पर आपको कुछ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने हैं, पैराग्राफ ढंग से समझ लिया, अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अब आपके माइंड में एक एसेंस बन गई है, जो पैराग्राफ में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। पैराग्राफ में जो बात आपके माइंड में बिठाई जा रही है वो आपको पता चलेगा कि हाँ ये पैराग्राफ किसके बारे में बात कर रहा है। अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आओ करते हैं। सबसे पहला बोलते हैं, ए चाइल्ड बिकम एन एनलाइटेंड, एक बच्चा एनलाइटेंड कब होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ द वैल्यू बेस्ड एजुकेशन रिसीव। अगर एक बच्चा वैल्यू एजुकेशन रिसीव करेगा, कहां पे, घर पे भी, सोसाइटी में भी और स्कूल में भी। कहां, एट होम, ठीक है, एट स्कूल ओनली, बताओ एट होम ओनली या एट स्कूल ओनली या सोसाइटी में भी, तीनों जगह। तो मतलब एट होम भी, एट स्कूल भी, एट सोसाइटी। और दूसरा किस एज में, हमने जो पढ़ा था फर्स्ट में हमने पढ़ा ना, होम, स्कूल, सोसाइटी, बिटवीन द एज ऑफ 5 एंड 16, 5 से 16, बिटवीन द एज ऑफ 5 एंड 16। आंसर क्या बना, आंसर सी एंड ई। क्या बना, सी एंड ई। असल में जब पैराग्राफ ढंग से समझ में आ गया ना, मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूं, ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब आप उसको ऑप्शन बिना देखे भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो उसको। खैर ये पहला क्वेश्चन था।
ठीक है जी, हमने पढ़ लिया। तो क्वेश्चन क्या था, बोलता है एक चाइल्ड बिकम एन एनलाइटेंड, एक बच्चा जो एनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग कब बनेगा, एज रिजल्ट ऑफ वैल्यू, अगर उसको वैल्यू बेस्ड एजुकेशन रिसीव होगी, कहां पे, होम में भी, घर में भी, सोसाइटी में भी, स्कूल में भी, किस एज में, बिटवीन द एज ऑफ 5 से लेके 16 साल। ठीक है, आगे, व्हाट इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द नेशन ऑफ आवर ड्रीम, अगर हमको अपना देश, सपनों का देश बनाना है तो उसके लिए क्या जरूरी है, क्या करना, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। बड़े ज्यादा स्कूल खोलने हैं, डेमोक्रेसी या रैपिड अर्बनाइजेशन, नहीं, क्या होना चाहिए, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। अब अगर देश अच्छा करना तो डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लेकिन यार मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आपको अपना माइंड नहीं लगाना है, तुम्हें क्या लगता है, पैराग्राफ में क्या किस बारे में जिक्र किया गया, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, तो ध्यान देना किस पे, ओनली वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पे। समझ में आ गया, बोलो जी सर। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हु नीड टू हैव इंटीग्रेट मिशन, किसको अपने मिशन को इंटीग्रेट करना चाहिए, मतलब एजुकेशन विद ए गुड वैल्यू सिस्टम एट होम एंड स्कूल, किसकी बात हुई थी, दोनों की, बोले तो पेरेंट एंड टीचर, दोनों का एक ही इंटीग्रेट, एक इकट्ठा मिशन होना चाहिए कि हम बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे विद गुड वैल्यू सिस्टम। तो आंसर क्या, पेरेंट एंड टीचर। ठीक है, आगे बोलते हैं गुड एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, एक गुड एग्जामिनेशन सिस्टम ऐसा हो जो क्या करे, बच्चे की क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस करे, यस, बच्चे की इंडिविजुअलिटी पे फोकस करे, यस, जो बच्चे को एनकरेज करे रोड लर्निंग पे, रट्टाफिकेशन पे नहीं सर, उसकी तो बात नहीं की, क्या न्यू थिंकिंग पे, यस सर, यही तो बात किया गया था, ये देखो यही तो था कि इंडिविजुअलिटी, क्रिएटिविटी, इनोवेटिव, ये इनके ऊपर फोकस करना चाहिए और इवेल्युएट करे क्रिएटिविटी एंड न्यू थिंकिंग रादर देन मेमोराइजेशन ऑफ द फैक्ट। रट्टा रुट्टा नहीं मारना, बल्कि बच्चों को समझाने के ऊपर ध्यान दो, यही तो क्वेश्चन पूछा हुआ है। हो जाएगा क्या, बोलो जी सर। तो आंसर क्या, फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या, बोलते हैं गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखी है। पहला, स्कूल शुड ओनली बी सेंटर ऑफ एजुकेशन, क्या स्कूल सिर्फ सेंटर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, अरे नहीं सर, लास्ट लाइन में ये तो बोल रहे हैं कि स्कूल शुड नॉट बी, स्कूल मस्ट मूव, आपको अलग होना पड़ेगा, सिर्फ सेंटर ऑफ एजुकेशन नहीं बन के रहना, बल्कि क्या बनना पड़ेगा, सेंटर ऑफ नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट। तो क्या है, क्या लिखा है, स्कूल शुड ओनली बी सेंटर ऑफ एजुकेशन, नो, सेंटर ऑफ नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट ये होना चाहिए। दूसरा, यंगस्टर, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। दूसरा, यंगस्टर फॉर्म ए मिनिमम पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन, जो यंगस्टर है वो बहुत ही थोड़ा पार्ट है हमारी पॉपुलेशन का, सर सबसे ज्यादा पार्ट है, ये तो लिखा हुआ है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, यंगस्टर्स हु फॉर्म लार्ज पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन। समझ में आया, तो आंसर जो है वो क्या बनेगा कि आपका सेकंड जो है वो भी क्या है, गलत है। तो आंसर क्या, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। ये आपका एग्जाम के अंदर पैराग्राफ आया, 5 क्वेश्चन थे, 10 नंबर फ्री फंड के थे। इस तरीके से अगर आप सोल्व करेंगे, मैं बोलता हूं कि 10 क्वेश्चन भी यार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं तो ये कहूंगा डेली का डेली करो, मैं तुम्हें दे दिया करूंगा डेली एक क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का और एक क्वेश्चन डीआई का, कल से आपको मैं प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम के ऊपर, और उसका सोल्यूशन डेली शाम को मैं भेज दिया करूंगा। अगर आप डेली इतना भी कर लो ना यार, सिर्फ इतना कर लो, मैं कह रहा हूं यार ये फ्री फंड के क्वेश्चन है, आपने आराम से आप इसको अटेंड कर सकते हो। ठीक है ना, मेरे ख्याल से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो कुछ पढ़ाने का था मैंने शायद आपको बता दिया, जो नॉलेज मेरे अंदर थी मैंने वो पूरी की पूरी आपको इंपार्ट कर दिया। आई होप आपको ये नॉलेज बहुत हेल्प करेगी एग्जाम के अंदर, जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने आपको शेयर कर दिया। अब आप एग्जाम में ये गलतियां जो मैंने आपको बताया जो कैंडिडेट करता है वो आप मत कीजिएगा, नहीं, गलती नहीं करोगे तो चीजें सही होंगी तो आपका माइंडसेट भी सही रहेगा और पेपर में क्वेश्चन आपके सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये मिस्टेक है यार, ये मत करना, बाकी सब बढ़िया हो जाएगा। ओके बोलो, नहीं करोगे ना मिस्टेक, नहीं करेंगे सर, जो पढ़ा है उसी तरीके से करोगे ना, हाँ सर, और सेकंड अप्रोच फॉलो करना, ठीक है सर, कर लेंगे। ओके जी सर। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा अच्छा कमेंट करना, कोई कमी लगी है वो भी बताना। बाकी इसके डेली के एक क्वेश्चन डेली कल से हम शुरू करेंगे। ओके, मैं डीआई का और एक पैराग्राफ का, पहले मैं कल पैराग्राफ तो कल से शुरू ही कर दूंगा और डीआई का मैं एक वीडियो लगाऊंगा मोस्ट ऑफ कल तो परसों। ठीक है, एक वीडियो में पूरा डीआई करवा दूंगा, फिर उसका भी डेली एक एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, अपने टेलीग्राम के ऊपर मैं डाल दिया करूंगा। ठीक है ना, तो आप डेली बेसिस पर अगर ये करेंगे तो बहुत बहुत हेल्प मिलेगा आपको। ओके जी सर। बाकी अभी अगर कोई बच्चा जो है वो प्रिपरेशन कर रहा है दिसंबर के लिए, दिसंबर 2024 के लिए, तो हम लोगों ने ऑनलाइन बैच जो स्टार्ट कर दिया। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप पूरे कोर्सेज का इंक्वायरी कर सकते हैं। हम लोग जो है वो पेपर नंबर 1 प्लस पेपर नंबर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दोनों का कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं। कंप्लीट ऑनलाइन बैच है, घर पे बैठे बैठे सब कुछ मिलेगा।
ठीक है। घर पे बैठे बैठे 20 सब्जेक्ट जो अपने 10 पेपर होंगे, 10 पेपर 2 के, इनकी किताबें आपके घर पे आएंगे। जैसे अभी हम रीडिंग कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, ये हमारा रीडिंग कॉम्बिनेशन का बुक है। इस तरीके से आपको 20 किताबें आपके घर पे आएंगी, प्लस इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस जो है वो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे आपको सारे के सारे लेक्चर जो मिलेंगे। बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन हमने बनवाई है, इसके अंदर सब कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है। ऑफलाइन डाउनलोड का ऑप्शन भी है, स्पीड का भी ऑप्शन है, ठीक है, फास्ट फॉरवर्डिंग, सब कुछ आप कर सकते हो, क्वालिटी एडजस्टमेंट वो सब कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड, पहले नंबर पे किताबें मिल गई, दूसरे पे उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल गया, तीसरे नंबर पे सारे के सारे एमसीक्यूज आपको जो है वो मिलेंगे, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में, और चौथे नंबर पे प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यू तो मिल गए। अब रिवीजन करना है, तो रिवीजन के लिए हर यूनिट का सेपरेट रिवीजन वीडियो वो भी आपको मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज का इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो एक बार ये करो। दूसरा, हमारा जो टेलीग्राम पे जो फ्री चैनल है वो आप जरूर अपना उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। उसमें मैं आप क्वेश्चन डालूंगा जो आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने, बहुत हेल्प मिलेगा। ओके जी सर, चलो एक बार इतना कीजिए, बाकी मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।